अब एक और छोटा सा प्रश्न हम बहन से करेंगे कि प्रसव आजकल ना डिलीवरी जो होती है अधिकांश डॉक्टर पेट फाड़ के ही और बच्चा तब पैदा होता ऑपरेशन से। हमारे पुराने पद्धति में क्या था कि नॉर्मल ही डिलीवरियां होती थी। बच्चा यदि घूम जाए, जैसा कि डॉक्टर आज बोलता कि पेट में बच्चा घूम गया, तो घूम गया तो सीधा करो ना, आप तो डॉक्टर हो। पहले की ताई तो सीधा कर देती थी जी बिल्कुल। तो वो बड़ी डॉक्टर कहलाई कि आप बड़े डॉक्टर कहलाए। इसलिए पुरानी पद्धति गलत नहीं थी। अब हमारी बहन बताएंगी कि क्या करें कि नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं बढ़ जाएं। सबसे पहले तो महाराज मैं बताना चाहूँगी कि हमने और आचार्य जी ने, आचार्य मनीष जी ने, हमने मिलकर के एक नया मिशन शुरू किया है जिसको कि हम प्राकृतिक प्रसव मिशन बोल रहे हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉर्मल डिलीवरी से ही बच्चे पैदा हों। और इसी में ही इसमें हमें प्रश्न पूछना चाहिए था कि नॉर्मल डिलीवरी बोल रहे हैं, इसका मतलब वो ही नॉर्मल है, जो दूसरा हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, तो वैसे होना नहीं चाहिए। तो इसमें समझने के लिए मैं एक उपमा से समझाना चाहूँगी आपकी आज्ञा से, कि जैसे तितली को हम सब पसंद करते हैं, तितली से सब प्रेम करते हैं, वो बहुत खूबसूरत रंगों वाली होती है। तितली के बारे में गाना भी बना था ना, तितली उड़ी बस में चढ़ी, ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। वही वाली तितली की बात चल रही है। जी हाँ। तो वो जो तितली कैसे बनती है ये सबको मालूम है ना। एक कीड़ा रहता है जिसको कैटरपिलर बोलते हैं, तो वो अपने आसपास एक धागे का जो जाल बुन बुन के एकदम उसके अंदर वो पैक हो जाता है। तो वो 1 से 2 हफ्ते उसके अंदर ही रहता है और उसके अंदर कोकून बोलते हैं उसको, उसमें रहते रहते उसके पंख अंदर से उगते हैं। और जब उसको बाहर निकलना होता है तो वो उसका कुछ घंटों का संघर्ष होता है। तो उस घंटों के संघर्ष में वो सिर से मार मार के उस कोकून को, जिसके अंदर वो कैद है, शहतूत के पेड़ पे आपने लटके हुए देखे होंगे सिल्क के धागे के कीड़े, तो वही कीड़े जो है तितलियां बनते हैं। तो उनको वो तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसमें उसको बहुत सारे घंटे लगते हैं, वो थक जाता है, फिर से कोशिश करता है, फिर थक जाता है, फिर से कोशिश करता है। और उस प्रक्रिया में क्या रहता है कि उस कीड़े की बॉडी में, उसके शरीर में बहुत सारा जो पानी भरा, फ्लूइड भरा होता है, वो उस संघर्ष में, उस छोटे से सुराख में से बाहर निकलने की प्रक्रिया में, वो जो उसकी बॉडी में फ्लूइड भरा वो उसके पंखों में चला जाता है, पुश होके। तो पंख मजबूत हो गए, बॉडी हल्की हो गई, सिर छोटा हो गया, तो वो उड़ भी पाएगी और हमें भी खुश कर पाएगी और खुद भी वो फूलों फूलों पे मंडरा के भोजन कर पाएगी। लेकिन अगर हम ये सोच के कि हम इसकी मदद कर देते हैं, उसको कोकून को तोड़ के अगर हम उसको, उस तितली को निकाल दें, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो उस नेचुरल प्रक्रिया को, उस प्राकृतिक प्रक्रिया को हम लोग जो है बिल्कुल तहस नहस कर रहे हैं। वो उस तितली के पंखों में कभी वो फ्लूइड पुश नहीं होगा, कभी उसके पंख मजबूत नहीं होंगे, उसका शरीर, उसका सिर बड़ा रह जाएगा, वो भारी रहेगी, वो उड़ नहीं पाएगी और भूख से मर जाए। इसी तरह से जब नेचुरल डिलीवरी होती है तो वो एक प्रक्रिया है कुछ घंटे की, वो बच्चे का माँ के गर्भ से बाहर आने का एक संघर्ष है। उस संघर्ष में उसके जो सिर के अलग अलग हड्डियां हैं, वो जब वो निकलता है बाहर तो वो एक दूसरे के साथ में जुड़ती हैं, अच्छे से लॉक होती हैं। पहले वो नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम उसको ऐसे ही पेट फाड़ के निकाल देंगे तो वो उसके सिर के जो जोड़ हैं वो भी लूज रह जाएंगे, उसके बॉडी के जोड़ भी लूज रह जाएंगे। दूसरी बात, जब वो संघर्ष से बाहर निकलता है तो उसके फेफड़ों में जो पानी भरा रहता है महाराज, उसको वो पुश, उस छोटे संकीर्ण रास्ते से वो जा रहा है, तो वो उसके फेफड़ों से बाहर निकलता है, तो उसके फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसको सिजेरियन के माध्यम से पैदा कर देते हैं बच्चे को, तो उसके फेफड़े भी कमज़ोर रह जाते हैं। तो ये डाटा बताता है, ये इंटरनेशनल ऑफिशियल डेटा कहता है कि जो सिजेरियन से बच्चे पैदा होते हैं उनके लंग्स कमज़ोर रहते हैं, उनके फेफड़े कमज़ोर रहते हैं, उनको दमे की बीमारी ज़्यादा रहती है, उनको स्कॉलियोसिस यानी उनकी रीढ़ की हड्डी जो है सीधी ना होके टेढ़ी मेढ़ी होगी,
तो उनका पोस्चर टेढ़ा मेढ़ा होगा, किसी को कुबड़ होगा, उनके जोड़ वो टांगे टेढ़ी हैं, वो ठीक से चल नहीं पाएंगे कभी भी। तो ये उनकी उस कुछ घंटों के संघर्ष को अगर हम नहीं सहना चाहती, क्योंकि बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट मेरी मित्र हैं, तो वो बताती हैं कि माताएं ही खुद आके हमें बोलती हैं, जो आजकल छोटी बच्ची हैं, कि हमें नहीं ये दर्द सहना, पेट फाड़ो निकाल दो। सही है। लेकिन वो बच्चे के लिए हमने जीवन भर के लिए समस्याएं माँ ने खुद से खड़ी कर दी। इसलिए सिर, आपने बोला कि जो सिर मजबूत हो नहीं पाता, जिसके कारण बच्चों की याददाश्त कमजोर रह जाती है, चश्मा आंखों में जल्दी आ जाता है। जी हाँ महाराज। और उस प्रक्रिया में जब वो बच्चा बाहर आने की कोशिश करता है, तो जो माँ के शरीर में हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उससे वो माँ बच्चे के लिए जो दूध है वो जल्दी आता है। आज हम सब इस बात को जानते हैं, रोज़ ढेरों फ़ोन हमारे पास आते हैं कि बच्चा हो गया लेकिन माँ का दूध ही नहीं आ रहा, क्या करें, बच्चा रो रहा है, भूख से बिलक रहा है, तो क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये जो शॉर्टकट हम अपनाना चाहते हैं, इसी तो आपने ये पूछा कि क्या करें हम ऐसा, तो करना वही है जो हमारी घर की जो बड़ी बुजुर्ग हमें बताती थी, जो दाइयाँ हमें बताती थी कि 9 महीने गर्भ के किस तरह का भोजन हमें करना है। हमें बेड रेस्ट नहीं करना है। गर्भवती माँ कोई पेशेंट नहीं है। उसको गर्भिणी होते ही बोलने लगती हैं कि पेशेंट आ गई है। सही है। आजकल तो देखो जूजू बना दिया है। क्यों? गर्भवती हुई स्त्री के बस उसको अलग धीरे धीरे चलना, ऐसे 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 ऐसे। पहले की स्त्रियां उकड़ू बैठ करके 8वें महीने में 7वें महीने से पोंछा लगाती थी घर में, क्योंकि उकड़ू बैठने से डिलीवरी की संभावना 99% बढ़ जाती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये बहुत ही साइंटिफिक बात महाराज ने कही है। और दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां आज भी डिलीवरी बैठ के करवाई जाती है। हाँ, होती है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही रहता था। जब लेबर पेन शुरू हुआ, यानी जब वो बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया, जो दर्द लगते हैं, तब अगर माँ सीधी लेटती है तो उसमें क्या रहता है कि बच्चे तो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें जो उसकी जो हिप की ये जो बोन्स रहती हैं वो इस तरह से रहती हैं। वो पहले ऐसे खुलती हैं क्योंकि बच्चा इस तरफ से बाहर आ रहा है, वो पहले ऐसे खुलती हैं फिर ऐसे खुलती हैं। जो रीढ़ की हड्डी पीछे से ऐसे, उसने भी पीछे जाना है। लेकिन अगर हम सीधा लेटे हैं बिस्तर पे, वो रीढ़ की हड्डी पीछे नहीं जाएगी, तो बच्चे को बाहर आने में समस्या होगी। तो सीधा लेट के कभी डिलीवरी नहीं करना। और दूसरी बात ये, अगर पहली स्टेज में जब शुरुआत हुई दर्दों की, अगर बिस्तर पे लेटे तो बच्चे को खून का दौरा बंद हो जाता है। बच्चे के दिमाग को खून का दौरा बंद हो गया, वो कई तरह के विकृतियों, कई तरह की बीमारियों के साथ पैदा होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। सही है। तो बात समझ में आई। इसलिए स्त्रियों को विशेष ख्याल रखना चाहिए कि डिलीवरी नॉर्मल ही, जो प्राकृतिक परमात्मा ने जो आपके लिए बनाया है उस तरह से डिलीवरियां होंगी। तो आपका भी पहले तो देखो 6-6 बच्चे होते थे, 8-8 बच्चे होते थे, और फिर भी कमर में दर्द नहीं होता था महिलाओं के। फिर भी कुएं से डोकरियां पानी भर भर के ले आती थी, बुढ़ापे में दौड़ती थी। और आजकल 2 बच्चे में महिलाओं की हालत ख़राब हो जाती। पहले क्या होता था, जब नॉर्मल डिलीवरियां होती थी ना, तो गुड़ के मस्त लड्डू मिला करते थे। गुड़ के लड्डू जानते हैं मैया? उसमें बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, गोंद, ये सब डाल के बढ़िया गर्भवती नारी को खिलाए जाते थे। और जो ऑपरेशन से होता है उनके लिए गुड़ के लड्डू हो जाते हैं बंद, घी भी बंद। तो अब भैया उसकी एनर्जी आएगी कहाँ से? क्योंकि 9 महीने पेट में रखा, सारा बच्चा पैदा हुआ तो सारा खून बह जाता है शरीर का स्त्री के। तो वो खून बनने के लिए पुराने लोग आपको गुड़ का लड्डू खवाया करते थे। उसमें बहुत सारी औषधियाँ मिल जाया करती थी। सौंठ विश्वार के लड्डू बोलते हमारे गाँव में उसको। सौंठ, अजवाइन और बादाम और घी, ये पहले 3 दिन दिया जाता है ताकि जो गर्भाशय है, जो यूट्रस है, उसमें जो कुछ भी गंदगी है वो अच्छे से बाहर निकल जाए, दर्द में आराम लगे और शरीर को बल मिले। तो दर्द से आराम भी मिलता था और शरीर की शक्ति भी तेजी से बढ़ती थी, स्त्रियां और निरोगी रहती थी। अब क्या है,
अब पड़े पड़े ब्रेड चाय ब्रेड खा रही, अब चाय ब्रेड से क्या तुम्हारे शक्ति आएगी, तो सारी जिंदगी का कमर दर्द लेके घूमती रहोगी। जी हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि गर्भवती होते ही अपने आप को पेशेंट नहीं समझना है। माँ बनना एक अलौकिक कार्य है, एक दैवीय, एक ईश्वरीय कार्य है। और जैसे ईश्वर ने सृष्टि पैदा की, ऐसे माँ बच्चे को पैदा करती है। तो उस समय अपना ध्यान और भी ज़्यादा रखना है। उस समय हमें दूध पीना है, घी खाना है, मिश्री किसी महीने में मिश्री खानी है। तो 9 महीने की आयुर्वेद के हिसाब से चर्या है, यानी कि किस महीने में क्या खाना और क्या नहीं खाना, ये बड़ा विस्तृत रूप से बताया गया है। तो हमें कोई केमिकल वाली दवाइयाँ विटामिन खाने की ज़रूरत नहीं है। किसी को हो सकता है कि कुछ खास समस्या है, तो उसको किसी न किसी डॉक्टर, वैद्य या गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत रहती है। नहीं तो गर्भवती इस जो महिला है, माँ जो बनने वाली है, उसका ध्यान रखने के लिए तो घर की बड़ी बुजुर्ग और पड़ोसियों की जो महिलाएं, वही सही पर्याप्त है। महाराज, अभी हम ऊपर बैठे थे तो वहाँ पे एक सेवक, उन्होंने एक बहुत भारी सामान उठाया और उन्होंने बोला, ईश्वर से प्रार्थना की कि मेरे पड़ोसियों को सुखी रखना, खुश रखना, तंदुरुस्त रखना। तो हम सब ने गर्दन घुमा के देखा कि वो कौन है। तो उन्होंने ये कहा कि मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, कल को मुझे कुछ हो जाएगा तो कम से कम मुझे कंधा देने तो आएंगे। सही है। तो ये जॉन्डिस उपचार के बारे में बताएं भक्तों को। जॉन्डिस जो बच्चों को हो जाता है, जो नवजात बच्चों को जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाता है, उसके लिए सिर्फ सुबह की धूप दिखाना काफी रहता है। तो बच्चे को कमरे में बंद करके नहीं रखना है, फूल खिलेगा तभी जब उसको धूप लगेगी, तो उसको धूप ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आप सब याद कर लीजिएगा। जब बच्चा पैदा हो तो नवजात बच्चे को सुबह की 15 मिनट की, 10 मिनट की धूप जरूर दिखाएं और शाम की धूप जरूर दिखाएं। यदि धूप प्रॉपर दिखाई, विटामिन डी दिया उसे, धूप का विटामिन डी, तो उसे पीलिया रोग नहीं होगा। वरना पीलिया हुआ तो फिर वो गया 15 दिन के लिए। हाँ जी, वो भी तो उसको जो वो गर्मी या उसमें इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है, माँ से दूर कर दिया जाता है, तो पैदा होते ही समझ लो उसको सजा मिल गई। हाँ, एक तरह। इसलिए बच्चा पैदा हो सबसे पहले उसे धूप का दर्शन कराओ, रोज की धूप दिखाओ। रेगुलर 10 दिन दिखा दी तो पीलिया नहीं होगा उससे, और धूप नहीं दिखाई तो 99% बच्चों को पीलिया की संभावना है धूप ना दिखाने से। और ये बात डॉक्टर नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि पीलिया हो जाएगा तो उनका बिल अच्छा आ जाएगा, क्योंकि 15 दिन और भर्ती रहेंगे वो। जी हाँ, मेरा खुद का जब छोटा बेटा पैदा हुआ, अभी वो 18 साल का है, बड़ा बेटा 22 साल का है। तो जो मेरा छोटा बेटा जब पैदा हुआ तो नॉर्मल डिलीवरी से ही हुए, और क्योंकि हम पोछा वोछा सब लगाते थे, तो उसके जो डॉक्टर, बच्चों की डॉक्टर उसको देखने के लिए आई, तो उन्होंने ये बोल दिया कि इसको तो बस जल्दी जल्दी इसका पूरा खून बदलना पड़ेगा। हम घर आ चुके थे, हम छुट्टी करके घर भी आ गए हुए थे, कहीं कुछ नहीं करना किया, पीछे से फ़ोन आया, जल्दी से बच्चे को लेके आइए, उसका पूरा खून बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो उसका रिपोर्ट आया है, जो हमने टेस्ट लिया था उसमें उसका 75% से भी ज़्यादा जो है वो उसका पीलिया आया है, तो उसको पूरा खून बदलना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि बच्चा तो दूध पी रहा है, खेल रहा है, सो रहा है, उसको पेशाब आ रहा है, वो मल त्याग कर रहा है, तो उसको तो कोई समस्या ही नहीं है। तो मैंने बोला कि बच्चे को कहीं लेकर नहीं जाना है, तो हमने बच्चे को उस डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए और बच्चा घर पे ही रहा। और मेरा बेटा अभी 18 साल का है, कभी जीवन में उसको पीलिया या लीवर की या डाइजेशन की कोई दिक्कत आज तक नहीं आई है ईश्वर की कृपा से। लेकिन अगर हम उस बहकावे में, उस डर में आके वो कर देते, अगर मैं आयुर्वेद से नहीं रहती, तो अगर किसी भी माँ को ये बोला जाएगा तो वो डर के मारे लेके उसको फटाफट से भागेंगे। सही है। तो डरना नहीं है, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से काम लेना है, सोचना है। अगर बच्चा दूध पी रहा है, खेल रहा है, सो रहा है और उसका मल त्याग अच्छे से हो रहा है, वो पेशाब कर रहा है, तो इसका मतलब वो बिल्कुल ठीक है, उसको कोई समस्या नहीं। सुंदर। तो मैया समझ गई मेरी माँ, तो ध्यान रखना,
जिनके बच्चे होने वाले हैं वो विशेष ध्यान रखें, और जिनके अभी 2-4 साल बाद होंगे वो लिख लें ताकि याद रहे।